आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, दूरदर्शी की विवेदन क्षमता, रिफ्लेक्सिव पावर ऑफ टेलीस्कोप। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव पावर ऑफ टेलीस्कोप, दूरदर्शी की विवेदन क्षमता हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्या डेरिवेशन होगा, जो सूत्र होगा उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे कि दूरदर्शी की विवेदन क्षमता होती क्या है। एग्जाम में अक्सर यहाँ 3 नंबर के आसपास पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दूरदर्शी है उसकी विवेदन क्षमता को समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि विवेदन सीमा क्या होती है। हम दूरदर्शी की विवेदन क्षमता इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि हमें विवेदन सीमा पता चल जाए, एंड आफ्टर जब हम विवेदन सीमा ज्ञात कर लेते हैं तो हमें मालूम है 1 विवेदन सीमा इज इक्वल टू हो जाता है विवेदन क्षमता। हम इजीली विवेदन क्षमता फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट किसी भी प्रकाशिक यंत्र की विवेदन क्षमता को मेजर नहीं कर सकते, तो उससे मतलब थोड़ा वो कठिन होता है। तो उससे कहीं ज़्यादा इजी होता है कि हम पहले उनकी विवेदन सीमा निकाल लें एंड आफ्टर हम उनकी विवेदन क्षमता देखें। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको विवेदन क्षमता क्या होती है एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको परिभाषा बता देता हूँ। विवेदन क्षमता बेसिकली होती क्या है। कोई भी जो हमारा प्रकाशिक यंत्र है, कोई भी, या सूक्ष्मदर्शी हो सकता है, दूरदर्शी हो सकता है, हम यहाँ पे दूरदर्शी ले रहे हैं। आप प्रकाशिक यंत्र की जगह दूरदर्शी को समझेंगे। तो कोई भी जो प्रकाशिक यंत्र है, जब वो दो अत्यंत समीप की वस्तुओं के प्रतिबिंबों, अथवा अगर हम उससे देख रहे हैं कोई दो अत्यंत समीप दूर स्थित वस्तुओं के देख रहे हैं हम, या फिर दो जो इमेज बन रही है, हम प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन हम रिफ्लेक्शन के थ्रू हमने एक वस्तु रखी हुई है एंड उसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब को देखें, दो निकट स्थित प्रतिबिंब को, अथवा हम या फिर हम दो समीप स्थित वस्तुओं को देखें, या हम कोई दो स्पेक्ट्रम रेखाओं को देखें जो कि अत्यंत समीप हैं। तो जो समीप स्थित वस्तुएं हैं या फिर जो समीप स्थित स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं, उन्हें अलग अलग और स्पष्ट दिखाने की जो क्षमता होती है किसी भी यंत्र की, वह उस प्रकाशिक यंत्र की विवेदन क्षमता कहलाता है। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे दो डायग्राम बनाए हुए हैं जो कि सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बनाए हैं, इन्हें चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने माना है दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि अत्यंत पास पास रखे हुए हैं। तो कोई भी जो प्रकाशिक यंत्र है जिसे हम देख रहे हैं, या तो हम दूरदर्शी से देख सकते हैं या तो हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। हम कितने स्पष्ट रूप से इन पास रखी वस्तुओं को अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख पा रहे हैं या दूरदर्शी के द्वारा देख पा रहे हैं, जितने स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे वह उसकी विवेदन क्षमता कहलाएगी। या इसी प्रकार हम किसी प्रकाश स्रोत को लेते हैं। माना हमारे दो प्रकाश स्रोत है, जो कि अब जो प्रकाश है वह तरंगाग्र बनाते हुए आगे गमन करते हैं। हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग में भी देखा हुआ है और विवर्तन में भी हमने ये देखा हुआ है। ये तरंगाग्र बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अलग अलग तरंगों की अलग अलग तरंगदैर्ध्य होती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट जो स्रोत है हमारा उसका तरंगाग्र, और ये है सेकंड स्रोत उसका तरंगाग्र। अगर हम किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी के द्वारा इसको देख रहे हैं तो यह कितने स्पष्ट रूप से दो तरंगों को विभेद कर पा रहा है, दो तरंगों को बिल्कुल अलग अलग अपने हमारे सामने प्रदर्शित कर पा रहा है, हम उसे देख पा रहे हैं। हमें जो दूर स्थित दो अत्यंत निकट स्थित, दूर स्थित मतलब दूरदर्शी से देखेंगे तो जो वस्तुएं होंगी वो दूर होंगी लेकिन पास रहेंगी, हम दूर से उन्हें देखेंगे। दूर स्थित पास या हम इस प्रकार से परिभाषा ले सकते हैं कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो अत्यंत समीप की वस्तुओं के प्रतिबिंब अथवा दो अत्यंत समीप तरंगदैर्ध्यों की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अलग अलग दिखाने की जो क्षमता होती है वह उस प्रकाशिक यंत्र की विवेदन क्षमता कहलाती है। अब हम देख लेते हैं विवेदन सीमा। हम देख रहे हैं दूरदर्शी की विवेदन क्षमता। उससे पहले हम समझ ले कि विवेदन सीमा क्या होती है। दूरदर्शी की विवेदन क्षमता की गणना सीधे करने की बजाय हम उसका क्या होता है विवेदन सीमा ज्ञात करें, और दो दूर निकट स्थित वस्तुओं द्वारा दूरदर्शी के अभिदृश्यक पर जो एक कोण आंतरित कर रहा है
जो कि विभेदन सीमा हमें देगा। विभेदन हेतु दो वस्तुएं जितनी अधिक निकटस्थ होती हैं उतना ही उनके द्वारा छोटा जो है कोण आंतरित करा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं, इनसे आपको समझ में आएगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो विभेदन सीमा को समझने के लिए पहले डेफिनेशन देखेंगे एंड आफ्टर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विभेदन सीमा बेसिकली होती क्या है कि बाहर न्यूनतम दूरी, हम कोई दूर स्थित दो हमें वस्तुएं, यहाँ पे पहले आप माइंड में एक सेट बना लीजिए कि दो दूर स्थित हमें कोई वस्तु हैं जिनकी हमें विभेदन सीमा हमारे यंत्र की निकालनी है, तो हम दूरदर्शी द्वारा उन्हें देख रहे हैं, जो कि दूर स्थित हैं लेकिन एक दूसरे के पास है। तो अब आप देखिए यहाँ पर वह न्यूनतम आंतरिक कोण थीटा मिनिमम जो दो दूर स्थित वस्तुएं दूरदर्शी के अभिदृश्यक पर तब आंतरित करती हैं जब वे ठीक विभेदित कही जाती है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। देखिए हमारा एक दूरदर्शी है जिससे हम दूर स्थित दो निकट वस्तुओं को देख रहे हैं। ये दूर स्थित है इस पॉइंट से एंड यहाँ है हमारा दूरदर्शी, हमने माना हुआ है। एंड यहाँ जो है दूरदर्शी का अभिदृश्यक है, जो वस्तु की ओर हमारा लेंस होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। सो यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस है जो कि वस्तु की ओर है एंड दूर स्थित निकट वस्तुओं को यहाँ हमें देखना है। तो विभेदन सीमा क्या होती है कि जब तक वह अलग अलग और स्पष्ट हमें दिखाई देती हैं इन द लास्ट पॉइंट। देखिए ये पास आते जाएंगी, अभी तो हमें दूर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यह दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। तो क्या हमें यहाँ पे इसकी विभेदन सीमा दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। तो इनके अत्यंत निकट आते तक बिल्कुल समीपस्थ जो स्पष्ट देखने की जो क्षमता होती है वह उस लेंस की विभेदन सीमा कहलाती है। सो बेसिकली यहाँ पे है क्या, तो जो दूर स्थित वस्तुएं हैं अभिदृश्यक पर अपना अपना कोण बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? देखो दूर स्थित जो वस्तु हैं अभिदृश्यक से जब हम इन्हें देखते हैं जो कि एक दूसरे के पास हैं, तो अगर हम देखें फर्स्ट, देखिए मैंने यहाँ पे सब समझाने के लिए चित्र बनाया हुआ है, इसलिए मैंने फास्टली चित्र बनाया, तो इस प्रकार से बना हुआ है। आप चित्र की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ समझेंगे। सो यहाँ पर दो दूर स्थित वस्तुएं हैं एंड जब हम यहाँ पे अभिदृश्यक से देख रहे हैं तो यहाँ पे कोण अभी अधिक आंतरित हो रहा है, मतलब थोड़ा कोण जो है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री है, माना हुआ है हमने। सो यहाँ पे जो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन हम सेकंड पोजीशन देख रहे हैं जब वस्तुएं और अधिक पास हो, तो यहाँ पर कोण और हम कर देते हैं, जैसे हमने माना कि ये 20 डिग्री है। सो यहाँ पे भी हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहे हैं। और अगर हम पास रख दें, बिल्कुल नज़दीक कर दें, तो यहाँ पे जो है कोण बिल्कुल 5 डिग्री या फिर उससे अधिक, मतलब 10 डिग्री और 5 डिग्री के समथिंग आसपास का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट और बिल्कुल समीपस्थ हैं, बिल्कुल समीपस्थ हैं एंड इनके द्वारा जो कोण अभिदृश्यक पे आंतरित किया जा रहा है कि फर्स्ट रे आई अभिदृश्यक में वस्तु A1 से, अगर हम इन्हें नाम दे दें A1 A2, तो A1 से जो आई हुई है किरण एंड A2 से जो आई हुई है किरण, इनके दोनों के जब कटांग बिंदु पर अभिदृश्यक पर हम जब देख रहे हैं आंतरिक जो कोण हो रहा है वह बिल्कुल मिनिमम है एंड उससे अगर कम होता है तो हम जो विभेदन है वह नहीं कर पाते, मतलब दोनों वस्तुएं हमें आपस में मर्ज दिखाई देती हैं। हम नहीं कहते कि हमें यहाँ समझ में नहीं आता कि दोनों वस्तुएं कहाँ से अलग अलग हो रही हैं एंड स्पष्ट हो रही हैं। तो यह जो आंतरिक कोण है बिल्कुल इतने समीप, तो आंतरिक कोण है जो बहुत कम होता है, जो थीटा मिनिमम होता है, वही उस सूक्ष्मदर्शी या उस प्रकाशक यंत्र की, सूक्ष्मदर्शी बोल दीजिए या दूरदर्शी बोल दीजिए, हम यहाँ पे दूरदर्शी ले रहे हैं तो हम बोलेंगे दूरदर्शी। सो उस ये जो दूरदर्शी है वह उसकी विभेदन सीमा कहलाती है। अब आप फिर से डेफिनेशन को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैंने फास्टली लिखा हुआ है। सो वह न्यूनतम आंतरिक कोण थीटा मिनिमम जो दूर स्थित वस्तुएं दूरदर्शी के अभिदृश्यक पर आंतरित करती हैं जबकि वे ठीक विभेदित कही जाती हैं, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती हैं।
सो अभी आपको विभेदन क्षमता भी क्लियर है क्या होता है और विभेदन सीमा क्या होती है यह भी क्लियर है। विभेदन क्षमता क्या होती है कि किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग देखने की जो क्षमता होती है उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। और विभेदन सीमा क्या होती है, किसी भी प्रकाशिक यंत्र में जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा आंतरिक न्यूनतम जो कोण होता है उसकी विभेदन सीमा कहलाती है, जब तक हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाएं। तो अब हम देखते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आना चाहिए यहाँ पे। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता हम देख रहे हैं तो आप यहाँ पे टेलीस्कोप कर लेंगे। सो वह न्यूनतम कोण थीटा मिनिमम जो दो दूर स्थित वस्तुएं दूरदर्शी के अविदृश्यक पर तब आंतरित करती हैं जब वे ठीक विभेदित कही जाती हैं, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती हैं। स्पष्ट है थीटा मिनिमम जितना छोटा होगा दूरदर्शी की विभेदन सीमा उतनी ही अधिक होगी। मतलब हम जितनी अधिक पास स्थित वस्तुओं को देख पाएंगे किसी दूरदर्शी के द्वारा, हम कहेंगे कि उसकी विभेदन सीमा उतनी ही क्षमता जो है क्लियरली विजिबल करने की किसी भी चीज़ों को, किन्हीं भी चीज़ों को, वस्तुओं को या फिर तरंगों को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो जितनी पास की वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से हमें बता पा रहे हैं, मतलब उनका जो विभेदन सीमा का जो कोण एंगल अभी हमने देखा था जितना कम आएगा, हम यह कहेंगे कि उसकी विभेदन सीमा उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि वह इतनी पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से हमें बता पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं उसे। सो जितना ज़्यादा कम थीटा कोण होगा, हमारा जो कोण दो वस्तुओं के द्वारा आंतरित किया जा रहा है अभिदर्शक में, वो जितना कम होगा उसकी विभेदन सीमा उतनी ही अधिक होगी। सो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर 1/θ मिनिमम। सो अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने एक लेंस लिया हुआ है जो कि उत्तल लेंस है अभिदृश्यक, एंड यहाँ पे प्रकाशिक वस्तुएं आ रही हैं, प्रकाश आ रहा है, एक किरण आई एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट में आ गई, एंड सेकंड किरण आई एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट में आ गई। यहाँ पे देखिए हमें विभेदन सीमा निकालनी है कि थीटा मिनिमम हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो आंतरिक कोण हो रहे हैं इन पर हम देखेंगे कि ये आंतरिक कोण जितने छोटे होंगे विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, हमें मालूम है क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक और हम किरण अगर ले लें, सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट में आ गई एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट में आ गई। अब हम इनका सेंटर बिंदु लें तो इनकी जो विभेदन क्षमता के अकॉर्डिंग मतलब क्रॉस के अकॉर्डिंग जो थीटा एंगल बन रहा है वह यहाँ पे थीटा एंगल एंड थीटा एंगल। सो हम इस चित्र के माध्यम से दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को और अच्छे से समझेंगे। दूरदर्शी द्वारा दो वस्तुएं P तथा Q के प्रतिबिंबों का बनना यहाँ पे बताया गया है कि दूरदर्शी में किस तरह से अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को देखते हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार से फॉर्म होता है, वही यहाँ पर क्लियर किया गया है। चित्र में दो दूर स्थित वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं P और Q। यहाँ पर P है एंड Q दो दूर स्थित वस्तुएं हैं। इस तरफ आप चित्र में देखेंगे सो यहाँ पर दो वस्तुएं हैं P और Q, जिनसे क्या हो रहा है, P और Q से तरंगदैर्ध्य लैम्डा के प्रकाश की अलग अलग समांतर किरणें दूरदर्शी के अभिदृश्यक AB पर आपतित होती है। यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे P और Q वस्तुओं को हम देख रहे हैं। तो P और Q वस्तुएं से जब किरणें अभिदृश्यक जो हमारा लेंस है उसमें जब वह आपतित होती हैं तो P से चलने वाली चूँकि हम दूरदर्शी विभेदन क्षमता की बात कर रहे हैं तो P और Q हमारा क्या होगा, वह बिल्कुल पास हम रखेंगे। सो हमने यहाँ पे P और Q को पास में लिया है, इनसे जो है किरणें चल रही हैं। सो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट में Q
यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं एंड यहाँ से क्यू चला एंड यहाँ पे इसने प्रतिबिंब फॉर्म किया। इसी प्रकार पी का देखें तो पी की से आपतित होने वाली किरणें यहाँ तक आई एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर फॉर्म किया एंड यहाँ से चलने वाली जो किरण है उसने रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर अपना प्रतिबिंब फॉर्म किया। माना ये किरणें जो हैं अभिदर्शक पर कोण थीटा बनाती हैं। अभी हमने देखा है जो किरणें हैं जो ए बी पर आपतित हो रही है, जो कि हमारा लेंस है पी और क्यू से, वह थीटा कोण बनाती हैं, हम ये मान रहे हैं। एंड दूरदर्शी का अभिदर्शक वस्तु पी तथा क्यू से पहुंचने वाले समतल तरंगाग्रों के लिए वृत्तीय द्वारक की भांति व्यवहार करता है। जो दूरदर्शी है हमारा, दूरदर्शी के जो अभिदर्शक है, अब जो वस्तुएं हमने ली हुई है पी और क्यू से जो पहुंचने वाले समतल तरंगाग्र हैं उनसे निकल रही हैं किरणें, सो उनसे निकलकर जो आ रही है उनके लिए जो हमारा लेंस है अभिदर्शक वह वृत्तीय द्वारक की भांति कार्य कर रहे हैं, उसकी भांति वह व्यवहार कर रहे हैं उन तरंगों के लिए। अतः इसे फ्रॉनहोफर विवर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब क्रमशः, अच्छा अब हम सो आप यहाँ पे चित्र में देखेंगे पी और क्यू से निकलने वाली जो किरणें हैं, तरंगाग्र जो निकल रही हैं इनसे, यहाँ पे जो अभिदर्शक है हमारा ए बी, यह वृत्तीय द्वारक की भांति यहाँ पे व्यवहार कर रहा है एंड यहाँ पर इनसे फिर रिफ्लेक्ट होगी किरणें एंड पी और पी डेस और क्यू डेस में हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। सो हमें फ्रॉनहोफर विवर्तन मालूम है। फ्रॉनहोफर विवर्तन मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि फलस्वरूप प्रतिबिंब हमें क्रमशः P1 और P डेस तथा पी क्यू डेस अभिदर्शक के फोकस तल पर हमें बनता प्राप्त हो रहा है, जो कि अभी हमने देखा है। वास्तव में ये प्रतिबिंब जो है केंद्रीय दीप्त मुख्य उच्चिष्ट होते हैं, जो चारों ओर से क्रमिक रूप से अदीप्त व दीप्त वलय से घिरे होते हैं। अब यहाँ चूँकि देखिए मैंने आपको विवर्तन में बताया हुआ था, मैंने विवर्तन प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप मेरी वीडियो डे टू डे देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो यहाँ पर देखिए विवर्तन हमेशा इस प्रकार से होता है कि उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जो सेंटर बिंदु होता है, जो भी वो रिफ्लेक्ट होकर हम देखते हैं विवर्तन, जो हमारी प्रकाश है किसी स्रोत में जाती है और जब हम देखते हैं तो सेंटर में जो होता है प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक होती है, तो इसे हम कहते हैं सेंटर मैक्सिमा की स्थिति। यहाँ पे हमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी एंड जिस तरह हम इससे दूर जाते जाते हैं हमको अल्टरनेट दीप्त और अदीप्त प्रेंजें प्राप्त होती हैं। अदीप्त प्रेंजें क्या होती हैं? अदीप्त प्रेंजें वहाँ होती हैं जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता जो होती है शून्य होती है, और दीप्त प्रेंजें क्या होती हैं? दीप्त प्रेंजें वहाँ होती हैं जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता जो अधिकतम होती है। तो यहाँ पर जो सेंटर में है हमें अधिकतम तीव्रता मिलेंगी, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे अल्टरनेट हमें दीप्त प्रेंजों की तीव्रता में कमी मिलते जाएगी। सो इस प्रकार से प्रकाश स्रोत बहुत सारे प्रतिबिंब आ रही है, तरंग दैर्ध्य सबकी अलग अलग है, तो सभी की अलग अलग यहाँ पे क्या इमेज फॉर्म हो रही है, क्योंकि तरंगाग्र से देखिए किसी भी स्रोत से बहुत सारी तरंगें निकलती हैं, है ना, बहुत सारी तरंगें निकलती हैं। तो यहाँ पर हमें वही बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे, वास्तव में ये प्रतिबिंब केंद्रीय दीप्त मुख्य उच्चिष्ट होते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमें प्रतिबिंब पी डेस और क्यू डेस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट में वहाँ बिंदु चित्र बना रहे हैं एंड वह सेंटर है, इसलिए सेंटर में जो है प्रकाश की तीव्रता जो होती है अधिक होती है, इसलिए हमें जो इमेज प्राप्त होती है उसकी तीव्रता अधिक होती है, उसमें यहाँ प्रकाश की जो दीप्त प्रेंजें हमें प्राप्त होंगी वह उसकी तीव्रता अधिकतम होगी, जिसे हम कहते हैं मुख्य उच्चिष्ट, जो चारों ओर से क्रमिक रूप से दीप्त और अदीप्त बलियों से घिरे हुए होते हैं। किस प्रकार से होते हैं मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तथा सीमांत विभेदन की रेले की कसौटी के अनुसार, अभी मैंने लास्ट डेज में जो है रेले की कसौटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप वहां से जाकर जरूर समझें। तो रेले की कसौटी के अनुसार जो है प्रतिबिंब पी डेस और क्यू डेस तभी वो ठीक विभेदित कही जाएंगे जबकि एक प्रतिबिंब का निम्नस्ट जो है दूसरे प्रतिबिंब के ठीक उच्चस्त के संपाती होता है। किस प्रकार से? आप यहाँ पे नीचे क्या लिखा है इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे।
आप केवल इन पॉइंट में इस चित्र में ध्यान देंगे। सो देखिए, जो P और Q से चलने वाली जो तरंगे हैं, हम मान लेते हैं इस प्रकार से वहाँ से तरंगे निकल रही हैं, प्रकाश तरंगे। एंड अब हमें इसमें विभेदन की स्थिति देखना है। सो ठीक विभेदित कब कहे जाएंगे, तो रेले ने हमें बताया कि अभी हमने देखा है कि प्रकाश तरंगे सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। एंड जो इसका सेंटर, कोई भी जो विवर्तन चित्र हम देखते हैं तो उसमें सेंटर में जो होता है हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। जो ये जो है दीप्त कहलाता है, श्रृंग कहलाता है, एंड यह जो है गर्त कहलाता है। सो यहाँ पे प्रकाश की इंटेंसिटी क्या होती है, अधिकतम होती है। सो वही है जो हमारा प्रथम चित्र है, इसका जो उच्चिष्ट है, इसका जो श्रृंग है, वह दूसरा जो तरंग आई हुई है उसके गर्त में बनना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है इसका मिनिमम प्रकाश की तीव्रता यहाँ पे मिनिमम होती है और यहाँ पर अधिकतम होती है। सो हम जब चित्र को पूर्ण रूप से विभेदित कहे जाएंगे, जब भी हम किसी दूरदर्शी से चित्र को देख रहे हैं, हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं, तो कब हमें वह स्पष्ट दिखाई देंगे, जब एक तरंग का निम्नस्ट जहाँ है वहाँ दूसरे तरंग का उच्चस्त बने, और दूसरी तरंग का जो उच्चस्त है वहाँ पे प्रथम जो हमारी तरंग है उसका निम्नस्ट रहे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता 0 होती है, यह इसका निम्नस्ट है। सो यहाँ पे जो दूसरी तरंग है उसका यहाँ पर उच्चस्त बन रहा है। यहाँ पे हमने लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगे ली हुई है। तो वही यहाँ पे कहा गया है। अब आप ये पढ़ेंगे तो फिर से आपको समझ में आएगा। तथा सीमांत विभेदन की स्थिति कब कही जाती है, जब रेले की कसौटी के अनुसार उन्होंने हमें बताया हुआ है प्रतिबिंब P डेज व Q डेज तभी ठीक विभेदित कहे जाते हैं जब एक प्रतिबिंब का निम्नस्ट दूसरे प्रतिबिंब के उच्चस्त से संपाती हो। मतलब एक प्रतिबिंब का उच्चस्त, एक तरंग का जहाँ उच्चस्त रहेगा वहाँ दूसरी तरंग का निम्नस्ट होना चाहिए। तो ये दोनों क्या संपाती होंगे। सो यदि प्रत्येक मुख्य उच्चस्त का कोणीय अर्ध चौड़ाई जो होगी, अब जो प्रत्येक मुख्य उच्चस्त बोल रहा है मतलब, चूंकि देखिए आप यहाँ पे जब दूरदर्शी का चित्र किस प्रकार से फॉर्म होता है यहाँ पे आप देखेंगे। सो P1 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे P डेज का जब चित्र यहाँ पे बन रहा है, सो यहाँ पे तरंग की इंटेंसिटी अधिकतम है, एंड यहाँ पर जो है तरंग की इंटेंसिटी अधिकतम है Q डेज के लिए। सो इनकी जो कोणीय अर्ध चौड़ाई है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से ही हम मेजर करेंगे, क्योंकि विभेदन सीमा क्या होती है कि न्यूनतम आंतरिक कोण। सो यहाँ पे जो कोण आंतरिक किया जाएगा, कोणीय अर्ध चौड़ाई यहाँ से आधा इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक की जो अर्ध चौड़ाई होगी फाई है। तो सीमांत विभेदन की स्थिति में जबकि P डेस का निम्नस्ट Q डेस जो है हमारा पर है, और जो Q डेस का निम्नस्ट है वह P डेस पर है। किस प्रकार से अभी मैंने बताया कि जो निम्नस्ट और उच्चस्त हैं ये हम देखते हैं, क्योंकि जो तरंगे होती हैं हमेशा सुरंग और गर्त के रूप में गमन करती हैं। सो यहाँ पे हम सीमांत विभेदन की स्थिति कब कहेंगे, ऐसी कंडीशन होना चाहिए। वही यहाँ पे बोला, अगर हम यहाँ पे P1 और P डेस और Q डेस इनका नाम ले लें तो यहाँ पे देखिए P डेस का जो निम्नस्ट है वह Q डेस के उच्चस्त पे है, एंड Q डेस का जो निम्नस्ट है वह P डेस के उच्चस्त पे है, वही यहाँ पे बोला गया है। सो यह जो कंडीशन हो जाएगी सीमांत विभेद की कंडीशन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे जो फाई होगा वह क्या होगा, मिनिमम होगा, थीटा न्यूनतम होगा। अतः वृत्तीय द्वारक पर विवर्तन के सिद्धांत के मुख्य उच्चस्त की कोणीय अर्ध चौड़ाई। सो अब जो वृत्तीय द्वारक जो है हमारा अविदृश्यक, जो कि वृत्तीय द्वारक का काम कर रहे हैं, ए बी जो हमारा अविदृश्यक है, यहाँ पे आप जब चित्र देखेंगे तो ये हमारा ए बी अविदृश्यक है जो कि यहाँ पे वृत्तीय द्वारक का काम कर रहा है। सो द्वारक में क्या होता है, विवर्तन के सिद्धांत से मुख्य उच्चस्त की कोणीय अर्ध चौड़ाई क्या हो जाएगी, 1.22 लैम्डा बाई डी हो जाएगी। यह विवर्तन के सिद्धांत से आया हुआ है, जहाँ डी दूरदर्शी के अविदृश्यक का व्यास है। यहाँ पे जो डी क्या है, जो हमारा अविदृश्यक लेंस हमने लिया हुआ है उसका व्यास है।
सो इस प्रकार दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी हो जाएगी, दूरदर्शी की विभेदन सीमा थीटा मिनिमम होगी। सो थीटा मिनिमम क्या हो जाएगा 1.22 लैम्डा बाई डी, यह हो जाएगी दूरदर्शी की विभेदन सीमा। एंड अब हमें विभेदन क्षमता निकालनी है, तो हम क्या ले लेंगे, विभेदन क्षमता हमें पता है 1 विभेदन सीमा होता है। सो वही हम करेंगे, विभेदन क्षमता 1 थीटा मिनिमम, तो ये हो जाएगा D/1.22 लैम्डा। आई होप आपको विभेदन क्षमता किस प्रकार से इसका सूत्र आया हुआ है। विभेदन क्षमता जो होती है D/1.22 लैम्डा होती है, तो ये कैसे होती है ये समझ में आ गया होगा। विभेदन सीमा क्या होती है, विभेदन क्षमता क्या होती है, यह भी क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दैट्स वाई उनकी भी हेल्प हो जाए।